कल बीच में क्रैश हो गया। बच्चे बोल रहे थे सर क्या हो गया सर, नेट को नेटवर्क इशू नहीं था, नेटवर्क प्रॉपर था, मैं पढ़ा रहा था कंटिन्यूसली। एंड देन मैं देखा यार आप लोगों का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। देन आई सॉ एक्चुअली कि क्या हो रहा है, तो पता चला कि यूट्यूब का उस साइड से थोड़ा कुछ क्रैश हुआ था। ठीक है, बट देन टू वहाँ तक हमारा हो गया था। आज हम क्या करेंगे, आज ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब बोलते हैं ना टचवुड कुछ होना नहीं चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कौन कौन आ चुका है। ओके, हेलो तेजस सर, आज तो शायद सेल वालेशन बैट टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो क्या क्विज 3 चैप्टर पर नहीं होगा? ओके ओके, नहीं नहीं करेंगे करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सब रेडी हो ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो बच्चों सबका ध्यान है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। मैंने आपको इंटरफेरॉन क्या है वो बताया था। ठीक है, तो इंटरफेरॉन बेसिकली होता क्या है बच्चों, हमने देखा था लास्ट टाइम इंटरफेरॉन के बारे में कि कुछ नहीं, ये क्या होता है, स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसके अगेंस्ट काम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको प्रॉपर पता चलेगा अच्छा ये प्रोटीन बनाने के लिए ये जीन चाहिए, राइट। टू मेक सो एंड सो प्रोटीन यू रिक्वायर सो एंड सो जीन, तो हम वो जीन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए। तो बेसिकली वायरस को भी अगर आपको किल करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए रहता है। तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम उसको बना सकते हैं। समझ रहे हो? सो देख, तो यहाँ पे दिया है जो ब्लड में आपके प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाउएवर नाउअडेज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ई कोलाई आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। तो हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक ई कोलाई बनाएंगे। ट्रांसजेनिक ई कोलाई, जब आप ट्रांसजेनिक ई कोलाई बोलते हो मतलब क्या, ई कोलाई बैक्टीरिया रहता ही है, बट उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक अलग जीन ऐड करते हैं। और ये जीन का फंक्शन क्या होता है, मुझे जो प्रोटीन चाहिए वो जीन ये बनाएगा। तो हमने क्या किया, जीन्स के अंदर चेंजेस किया बच्चों, हमने जीन्स के अंदर चेंजेस किया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसजेनिक, है ना। क्लियर है इतना एवरीवन? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले जीन थेरेपी। ठीक है, फिर हम ये देखने वाले जीन थेरेपी। नाम से मालूम पड़ता है जीन थेरेपी मतलब क्या, कि वी आर डूइंग समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द जीन। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि जो अभी सीधी सी बात है, आज के टाइम पे हम लोग सबसे एक जो टेंशन वाली बात रहती है वो ये होता है कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक नहीं कर सकते। क्यों ठीक नहीं कर सकते? बिकॉज जो डिजीज है उसका जो रूट कॉज है बच्चों वो जीन लेवल पे है, उसका जो रूट कॉज है वो जीन लेवल पे। तो इफ यू टेक इनटू एग्जांपल, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेटी, ये क्यों होता है? बिकॉज आपके जेनेटिक चेंजेस होते हैं। कहां पे होते हैं? लिवर सेल्स में। ठीक है, जो लिवर सेल्स होते हैं आपको याद रहेगा, लिवर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हेपेटोसाइट्स। तो अगर आपके लिवर सेल्स के अंदर ये चेंजेस होते हैं, ठीक है, यहां पे दिया है phenylketonuria arises due to genetic changes in the hepatocytes liver cells, it has become possible to treat it with the gene therapy। मतलब अगर आपके लिवर सेल्स के अंदर क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, लीवर सेल के जीन्स के अंदर चेंजेस हुआ है ना, लीवर सेल के अंदर चेंजेस क्यों दिख रहा है, क्योंकि जीन लेवल पे चेंजेस हुआ है। अगर उस जीन लेवल पे चेंजेस हुआ है तो मैं उस जीन को निकाल सकता हूं, मैं प्रॉपर थेरेपेटिक जीन डाल सकता हूं, मैं जीन्स के अंदर चेंजेस कर सकता हूं। अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए आपको क्या दिया है, लास्ट लाइन में आपको दिया है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। ऑल द सेल्स, अभी यहाँ पे ना 2 वर्ड आपको याद रखना है, एक होता है सोमैटिक सेल, एक होता है जर्म सेल। ठीक है बच्चों, एक होता है सोमैटिक, एक होता है जर्म सेल। अब मैं यहाँ पे लीवर सेल्स की बात कर रहा हूं, मैं जेनेटिक चेंजेस किस में कर रहा हूं बच्चों, मैं जेनेटिक चेंजेस किस में कर रहा हूं, लीवर सेल। तो मेरा जो लीवर सेल है वो कौन सा सेल है, सोमैटिक सेल है। आपके ना जैसे इसको समझने के लिए आपको सेकंड चैप्टर पता होना चाहिए, सेकंड और थर्ड चैप्टर। हमको पता है माइटोसिस एंड मियोसिस। जब हम बात करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक सेल में हम जब डिवीजन बोलते हैं, है ना, तो हर एक सेल डिवाइड कैसे होता है आपका, माइटोसिस से। कैसे डिवाइड होता है, माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस आपको पता रहेगा, नहीं पता है तो आपको सेकंड चैप्टर का बोलते हैं ना वीडियोस देखना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे वीडियोस बनाएंगे। सो माइटोसिस मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मतलब कि अगर आपका जो क्रोमोसोम नंबर 2n है तो यू विल गेट 2n and 2n ओनली।
लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, 2 एन सबको क्या मिलता है, एन और एन, दैट इज हैप्लॉइड, रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शनल, क्योंकि रिड्यूस हुआ है ना, रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, यस और नो, बराबर। तो जब आप सोमैटिक सेल की बात करते हो, सोमैटिक सेल्स आपके क्या होते हैं, आपके जर्म सेल को छोड़ के, जर्म सेल्स मतलब मैं किसकी बात करता हूँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स की, मैं किसकी बच्चों बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल्स आपके होते हैं वो सब आपके होते हैं सोमैटिक सेल्स। तो ये जो जीन थेरेपी अप्लाई किसको हो रहा है, सोमैटिक सेल को। क्लियर है बच्चों। तो लास्ट लाइन आपको समझा रहेगा, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड द ओवा इन द बॉडी आर कॉल्ड एज द सोमैटिक सेल्स। अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे क्लोनिंग के बारे में। तो क्लोनिंग क्या होता है, आपने बहुत सारी मूवीज देखी रहेगी, है ना, कि जिसमें ऐसा दिखाया रहेगा कि लोग एक डीएनए लेते हैं और डीएनए से क्या करते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना, नॉर्मली। तो क्लोनिंग का मतलब क्या है, आज अगर हम बोलेंगे पूरी दुनिया में अगर हमको किसी भी इंडिविजुअल को हमको आइडेंटिफाई करना होगा सर, तो आइडेंटिफाई हम कौन से बेस पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। अब समझो कि मेरा डीएनए कोई ले गया है, ठीक है, मेरा डीएनए कोई लेके जाता है और एग्जैक्ट मेरे जैसा क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। लेकिन ऐसा अलाउड है क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लोनिंग क्या होता है, कुछ हद तक होती है, वो हमारे टेक्स्ट बुक के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, एक सेल का भी अगर मैं रेप्लिका बनाता हूं, रेप्लिका मतलब क्या कि दोनों का डीएनए भी बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ रहे हो, दोनों का डीएनए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम गोस फॉर अपना सेल, ऑर्गन भी या फिर ऑर्गेनिज्म भी। तो आप सेल पकड़ सकते हो, ऑर्गन पकड़ सकते हो, टोटल ऑर्गेनिज्म भी पकड़ सकते हो। अगर उसका रेप्लिका क्रिएट करते हो, रेप्लिका मतलब क्या, डिक्टो कॉपी में बोल रहा हूं, लेकिन कॉपी मतलब क्या, डीएनए भी सेम रहेगा, अंडरस्टूड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका क्लोनिंग। देन अभी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होता है, अभी जैसे हमने क्या किया, हमने सोमैटिक सेल लिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस, फर्स्ट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल, समझ लो, एक मैंने सोमैटिक सेल लिया है, उसका मैंने क्या किया, उसका न्यूक्लियस को मैंने निकाल दिया, ठीक है, उसके न्यूक्लियस को मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, मैंने यहाँ पे एन लिख रहा हूं, उसके न्यूक्लियस को मैंने निकाल दिया। और मैंने दूसरा एक सेल लिया, ठीक है, ये मेरा सेल क्या है, ओवम है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने इसको, इसके न्यूक्लियस को मैंने क्या कर दिया बच्चों, निकाल दिया है, मैंने इसके न्यूक्लियस को निकाल दिया है, ठीक है। अब मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इसके पास जो न्यूक्लियस था उसको निकाल दिया गया है, इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, एन न्यूक्लिएटेड ओवम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन न्यूक्लिएटेड ओवम। तो इसमें से हमने क्या किया, न्यूक्लियस को निकाल दिया। अब ये जो न्यूक्लियस है जो मैंने दूसरे सोमैटिक सेल से लिया है, याद रखना, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल मैंने बताया, जर्म सेल नहीं, तो उस न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज। तो आपको एक कंप्लीट सेल बन गया, समझा। एक आपने ओवम लिया है, ओवम, ओवम आपका जर्म सेल है, उस ओवम सेल में से आपने क्या किया, न्यूक्लियस को निकाल दिया, फिर यू टुक अ सोमैटिक सेल, उस सोमैटिक सेल में से न्यूक्लियस आपने निकाला और ये न्यूक्लियस को आपने किसके अंदर डाला, ओवम के अंदर, अंडरस्टूड। तो उस थर्स इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे हमको मालूम पड़ता है कि कोई स्पर्म की जरूरत है क्या, नो। नॉर्मली होता क्या बच्चों, स्पर्म न्यूक्लियस देता है ना, और ओवम आपका पूरा पार्ट देता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने स्पर्म को यूज किया क्या, नहीं, हमने एक सोमैटिक सेल को लिया और हमने एक जर्म सेल को लिया। नॉर्मली होता है क्या, हम दो जर्म सेल को लेते, एक स्पर्म सेल, एक ओवम सेल। यहाँ पे स्पर्म को निकाल दिया, स्पर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस लिया कहां से गया, सोमैटिक सेल से। सो व्हेन यू टेक अ सोमैटिक सेल न्यूक्लियस एंड यू फ्यूज इट विद द एन न्यूक्लिएटेड ओवम, यू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। समझा, समझा बच्चों। Thus, there is no need of sperm to produce the new organism. तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोनिंग। अंडरस्टूड, ये वाला जो मैंने पार्ट बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। क्लियर है एवरीवन, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम यहां पे आपका आगे वाला जो पार्ट है दैट इज थ्योरेपेटिक क्लोनिंग। तो थ्योरेपेटिक क्लोनिंग में हमको पता है कि स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव फ्रॉम द सेल्स फॉर्म इन द लेबोरेटरी। मतलब इस तरह से हम स्टेम सेल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, सोमैटिक सेल लो, ठीक है, सोमैटिक न्यूक्लियस लो और एन न्यूक्लिएटेड
एक्स सेल लो, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो उसी तरह से सिमिलर टू दिस सेल्स, हम लोग जिस तरह से सेल बना सकते तो बच्चों जीन्स नहीं बना सकते क्या? ऑब्वियसली हम जीन्स को भी क्या कर सकते, क्लोन कर सकते। तो इसके लिए क्या लिखा है वहां पे कि सिमिलर टू सेल्स जीन्स कैन आल्सो बी क्लोन्ड एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम जीन कैन बी प्रोड्यूस। मतलब अगर मुझे कोई एक प्रोटीन बनाने के लिए कोई एक जीन चाहिए, ठीक है, आई नीड अ जीन, आई नीड एक्स जीन, समझो मुझे इंसुलिन का एक जीन चाहिए, तो मैं ये जीन को भी लेके क्या कर सकता हूँ, उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज में क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो कितनी अच्छी बात रहेगी ना। अगर जिस पर्सन के अंदर उसका जीन डिफेक्टिव है फॉर सो एंड सो प्रोटीन, वो जीन मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर है नहीं, तो मैं कोई नॉर्मल जीन ले सकता हूँ और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी यूज बना सकता हूँ, और मैं जितने भी इंडिविजुअल रहेंगे उन सबको मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, हेल्प कर सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर है इतना बच्चों? समझा? तो दोस कैन बी यूज फॉर द जीन थेरेपी एंड फॉर द अदर पर्पसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द हेरिडिटरी डिजीज, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस, एनहांसिंग द स्पेसिफिक टेंडेंसी में बिकम पॉसिबल ड्यू टू द क्लोनिंग टेक्निक। तो ये क्या है ना, एक बोलते हैं ना, एक वर्ल्ड वाइड डिबेट वाला टॉपिक है। तो ऐसे सब क्या बोलेंगे, अरे मेरा जो किड है ना, मुझे उसके अंदर ना उसका इंटेलिजेंस ऐसा चाहिए, मुझे उसका ना लुक्स ऐसे चाहिए, मुझे उसके हेयर ऐसे चाहिए। तो आपको लगता नहीं है द मोमेंट ये चीज हमारे कंट्रोल में आ जाती है, क्लोनिंग, राइट, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि हमारा जो जनरेशन है, राइट, उसके सारे कैरेक्टर्स को हम क्या करें, कंट्रोल करें। अंडरस्टैंडिंग? तो ये काइंड ऑफ डिबेट वाला टॉपिक है कि यहाँ पे हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए, हमारा ध्यान इसकी तरफ होना चाहिए ना, कि हम किस तरह से लोग जो जेनेटिक डिसऑर्डर से बोलते ना पीड़ित है, उनको हेल्प करें, कि उनको हेल्प करें जिनको अपने बच्चों के अंदर डिजायर्ड चेंजेस चाहिए। तो दैट बिकम्स टू ग्रेडी, बिकॉज उसके लिए कोई एंड नहीं है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिबेटेबल टॉपिक। अंडरस्टूड बच्चों? फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, वाइड बायोटेक्नोलॉजी में, तो हमको पता है आज हम अल्कोहल प्रोडक्शन कर सकते हैं, शुगर बना सकते हैं बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगा तो क्या हुआ कि आज हम देखेंगे इतने सारे माइक्रोब्स, राइट, माइक्रोब्स टेक्निक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट। हमने ये आपके इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में हमको पता है कि दुनिया भर के आपके जो सीवेज होते हैं, आपके जो खराब आपके वेस्ट होते हैं, वो कहाँ पे जाते, कहाँ पे जाते बच्चों, बराबर ओशन में जाते। तो हम जेनेटिकली एडवांस्ड माइक्रोब्स बना सकते हैं, जिसमें से एक आपने अपने लोअर स्टैंड में पढ़ा था, आपको याद रहेगा तो, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, याद है बच्चों? ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, राइट, ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये बनाया था। नॉर्मली होता है कि हमको पता है वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मैक्सिमम क्या होता है, ऑयल स्पिलिंग के केस क्या होते हैं, ओशंस में होते हैं, ठीक है, भर भर के ऑयल गिरता है। अब ऑयल अगर गिर गया तो बच्चों क्या होगा, ऑयल गिर गया तो क्या होगा, ये अगर पूरा आपका ओशन है, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, एक ऑयल का लेयर बन जाता है। तो ऊपर अगर ऑयल का लेयर बन गया तो नीचे जितने भी फिश है उनको क्या होगा, जितने भी इधर फिश है, नीचे जो फिश रहेंगे उनको क्या होगा, वो लोग मर जाएंगे, है ना, बिकॉज उनको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा। और ये ऑयल स्पिलिंग, अभी मुझे बताओ समुद्र में जाके कौन बाल्टी लेके जाएगा क्या, चलो तेल निकालते हैं, नहीं पॉसिबल है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने ऐसे बैक्टीरिया बनाए जिसमें इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ना, वो धीरे 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 ये ऑयल को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, थस हमारे मरीन लाइफ को हम बचा सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपको समझा बच्चों, ये क्लियर हुआ? फिर हमारे जो आप देखेंगे, हम लोग जब मुंबई की बात करते हैं, हमारे जो बीचेस है वो खराब हो चुके पूरे तरह से, क्योंकि सारे सीवेज वेस्ट वाटर क्या होते हैं, जाते हैं। तो ये सीवेज को हम ट्रीट किससे कर सकते हैं, माइक्रोब से कर सकते हैं। अगेन इट कम्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द बायो टेक्नोलॉजी। तो इतना क्लियर है बच्चों, एवरीवन? फिर बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो रेमिडिएशन। हाँ, ये जो पार्ट है ना इंपॉर्टेंट है। बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है, आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो बच्चों, किसके लिए, हेल्प के लिए, बराबर। यू यूज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, समझ रहे हो? कोई भी जैसे सीवेज हो गया, इसकी टॉक्सिसिटी को आपको रिड्यूस करना है, आप क्या कर रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका बायो रेमिडिएशन। क्लियर हो बच्चों, एवरीवन? तो ये न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस ऑल कम्स अंडर द मेन अम्ब्रेला ऑफ द बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताया, ठीक है, उसमें हम कुछ एग्जाम्पल याद रखते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है क्या है, द सीडोमोनास बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लियरिंग द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। मैंने आपको बताया एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, वैसे सीडोमोनास भी है, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी सेम काम करते हैं, हाइड्रोकार्बन और जो ऑयल पोल्यूटेंट्स होते हैं पानी में उसको साफ करना। दूसरा, द फर्न टेरिस वाइटाटा कैन एब्जॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। अभी जो हैवी मेटल्स होते हैं बच्चों, बराबर,
हैवी मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे सॉइल होगा, हमारे वाटर होगा, इनको डैमेज करते हैं। और हमको पता है अगर सॉइल में अगर हैवी मेटल्स का प्रोपोर्शन बढ़ गया, अगर सॉइल में हैवी मेटल का प्रोपोर्शन बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सॉइल में से कहाँ पे जाएगा, प्लांट्स में जाएगा, क्रॉप्स में आएगा, और वो बोलते ना, इन शॉर्ट वो हमको क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो अगर मुझे सॉइल में से ही आर्सेनिक निकालना है, आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक इज अ हैवी मेटल, सॉरी आर्सेनिक इज अ हैवी मेटल, सो व्हाट आई यूज अ फर्न, राइट, जैसे नाम दिया यहाँ पे टेरिस विटाटा, ठीक है, टेरिस विटाटा, इसका काम क्या होता है, आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करना। सीडोमोनास का काम क्या होता है, ऑयल पोल्यूटेंट्स को निकालना। याद रखना, सीडोमोनास, टेरिस वाइटाटा, ठीक है। थर्ड, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड कैन एब्जॉर्ब द सिलीनियम फ्रॉम सॉइल। मतलब सिलीनियम एलिमेंट का प्रोपोर्शन अगर बढ़ गया जो हार्मफुल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने नॉर्मल क्रॉप यूज नहीं कर रहे, हम कौन सा क्रॉप यूज कर रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या करेगा, जैसे सनफ्लावर है यहाँ पे, वो सेलेनियम को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। इतना क्लियर है बच्चों? ओके उसके बाद क्या कहा, सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक। तो सनफ्लावर किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, यूरेनियम और आर्सेनिक। यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, आर्सेनिक इज हैवी मेटल। तो ये हो गया। फिर बैक्टीरियम डेनकॉकस रेडियोड्यूरन इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। अगर मुझको कहीं जहाँ पे, जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम लोग काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशन का खतरा होता है, तो वहां पे हम इस बैक्टीरिया को, इस ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये रेडिएशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो विच इज द ऑर्गेनिज्म, बोर्ड में अगर पूछा जाएगा कि विच इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज द रेडिएशन रेजिस्टेंट, योर आंसर वुड बी डायनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस। ठीक है, मैं चाहिए तो मैं नाम भी लिख लेता हूं यहाँ पे, योर आंसर वुड बी डायनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस। ठीक है, ये क्या आपका, ये ऐसा बैक्टीरिया है विच कैन एब्जॉर्ब और विच इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट। इतना क्लियर है? तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है ताकि जहां पे भी अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनमें से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, तो हम डायरेक्टली जा नहीं सकते। आपको पता रहेगा रेडिएशन अगर हमको लग गया तो इट कैन कॉज कैंसर और बहुत सारी बीमारी हो सकती है। फिर ग्रासेस है लाइक अल्फाफा, राइट, क्लोवर, राय, इनको अब क्या करते हैं, फाइटो रेमिडिएशन में करते, मतलब प्लांट्स को वापस क्या करना है, प्लांट्स में से टॉक्सिसिटी को निकालना। टॉक्सिसिटी मतलब जो भी आपके वेस्ट होते हैं। तो बच्चों इतना क्लियर है, एवरीवन इतना क्लियर है? कुछ डाउट है यहां तक तो मुझे बताओ, फिर हम लोग हमारे रेवोल्यूशंस पे आते हैं। फूड बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। ठीक है, याद रखना हमने सारे पॉइंट्स कवर किए। ठीक है, तो फूड बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है हमको पता है, वो हम लोग डीपली कब स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में। आपका ब्रेड, चीज, वाइन, विनेगर, योगर्ट, कर्ड, सब ये सब कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो यूज होता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, हम सब ने आधार कार्ड हमारा बनाया रहेगा जिसमें हम बहुत क्यूट दिखते हैं ना, है ना, बहुत ऐसा एक फेमस डायलॉग है, नोबडी लुक्स एज अगली एज आधार कार्ड, हिज प्रोफाइल पिक इन आधार कार्ड एंड एज गुड एज हिज इंस्टाग्राम पिक, है ना। तो नॉर्मली हम, क्योंकि हमको पता है कि व्हेन यू सी कि यार आधार कार्ड में ये मेरा फोटो है, तो हमको बिलीव नहीं होता है हमारा फोटो, लेकिन वही हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। आप कभी कोई एग्जाम के लिए जाओगे, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए जाओगे, तो यू वोंट बी गिविंग योर, हाँ ये मेरा इंस्टाग्राम पिक है, ये मेरा इंस्टाग्राम नेम है, नो, यू हैव टू गिव योर आधार कार्ड, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि उस आधार कार्ड में क्या आपका फिंगरप्रिंट्स है। जब हम लोग बनाने गए थे हमको फिंगरप्रिंट्स था। एंड यू नो कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है पूरे प्लैनेट में, हम सब है ना, ऑलमोस्ट हमारा डीएनए सबका सेम है। वी डिफर ओनली 0.1% में हम क्या करते हैं, बहुत डिफर करते हैं। मतलब 98 to 99% हम सब क्या है, सेम है। तो एक सिर्फ एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं VNTR, राइट। हम क्या बोलते हैं, VNTR मतलब क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। आपके इस पर टेक्स्ट में दिया नहीं मैं, ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे डीएनए के अंदर ना 100 to 120 बेसिस क्या होता है, सबके अलग होते हैं। 100 to 120 बेसिस क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं, जिसकी वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट में वो अपने आप में क्या है, एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है। तो इतना क्लियर बच्चों, एवरीवन पक्का? नहीं शोएब, पॉज नहीं हुआ है, पॉज नहीं हुआ है।
तुम्हारा पॉज हुआ रहेगा। हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, इट्स प्लेइंग राइट। ओके एवरीवन अंडरस्टूड राइट। ओके सो याद रखना ये हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आज दुनिया में किधर भी कोई बोलता है कि चाइल्ड जब इशू होता है, चाइल्ड इशू मतलब जैसे कि एक मैटर आता है जिसमें एक जो बच्चा होता है ये फाइंड करना रहेगा कि उसके पेरेंट्स कौन है। दो कपल आ गए, उन्होंने बोला कि ये हमारा चाइल्ड है, तो यू कैन फाइंड कि कौन से किसका, मतलब वो जो चाइल्ड है बेसिकली किसका चाइल्ड है बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो ये है। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की। किसकी बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो यहां तक क्लियर है सबको एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है तो यहां तक पूछ सकता है। शोएब आप एक काम करो, आप वापस ज्वाइन करो, ठीक है? एक काम करो, आप वापस ज्वाइन करो, नहीं तो सब क्या करो, सब चीज कैंसिल करो, देन अगेन यू ट्राई टू ज्वाइन, सी इफ इट हेल्प्स, इट शुड हेल्प। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है? जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, आपके डायग्राम में, आपके टेक्स्ट बुक में आपको दो पर्सन दे रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। द मेन नेम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर हम बोलेंगे हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो पूरा नाम उनका क्या है, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। बेसिकली कौन थे वो, ही वॉज एन अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट, ठीक है? वो कौन थे, he was an American agronomist and he is regarded as the father of green revolution। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है? why he is regarded as a father of green revolution? आप देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गया है एंड वी आर नाउ एट द, बोलते हैं ना, एट द हाई लेवल ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इकोनॉमिस्ट ने, लोगों ने बताया था कि आपका जिस तरह से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पे पॉपुलेशन क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इतना पॉपुलेशन हो जाएगा कि हर एक पर्सन को यूजफुल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो 20th सेंचुरी में ये एक्चुअली बहुत भर गया पॉपुलेशन, ठीक है? ऑलमोस्ट सारे जो कंट्रीज थे ना, अंडर डेवलप बोलो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज बोलो, वो बैडली अफेक्ट हो गए थे क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ फूड था ही नहीं, मतलब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, समझ रहे हो? इतना लोगों की हालत खराब थी। तो बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए गए कि किस तरह से हम फूड ग्रेन्स को क्वालिटी बढ़ाए, क्वांटिटी बढ़ाए, उनको डिजीज रेजिस्टेंट बनाए, उनको क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट में भी वो खड़े रह सके, इतना उनको टफ बनाए, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होगा, इंप्रूव ड्रॉप वैरायटीज। कौन से ड्रॉप वैरायटी, याद रखना, ड्रॉप वैरायटीज ऑफ क्या, व्हीट और राइस, ठीक है? इनका विद द प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड वाटर मैनेजमेंट हैज लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड देयरबाय लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द हंगर, ठीक है? तो याद रखना कि ये जो ड्वार्फ वैरायटीज थे ना, ये भी जेनेटिकली क्या थे आपके, इनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया था। तो ड्वार्फ वैरायटीज के क्या थे, व्हीट और राइस को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के, एंड देन वो यील्ड जो था वो बहुत हाई परसेंटेज में क्या हुआ, ग्रो होना स्टार्ट हुआ। एंड एक्चुअली बेसिक अगर ध्यान से देखोगे तो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने ये चीज को लाया और इसको पूरी तरह से देख रेख करके इंडिया को पूरी तरह से, बोलते ना, जो एक पूरी बंजर जमीन थी, ड्रॉट कंडीशन थे, उसको पूरा हरा भरा वापस किसने कर दिया, किसकी देख रेख में हुआ, तो दो पर्सन एक्चुअली, जिनमें से एक का ही नाम दिया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरे जो थे वो डॉक्टर बीपी चंद्रपाल थे। ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है? आज हम देखेंगे ना बच्चों, याद रखना, ठीक है? आज देखना कि मैं जो बता रहा हूं कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IARI, ठीक है, न्यू दिल्ली, फिर नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नागपुर, और ये सब जो आपको जो भी दिया है ना रिसर्च सेंटर्स, उनमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किसने किया था। तो याद रखना, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एंड डॉक्टर बीपी चंद्र पाल, ठीक है? ये वाला पार्ट हो गया। दिस वाज अबाउट द व्हाइट रेवोल्यूशन। तो पूरा ग्रीनरी भर गया। और आज उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, जब हमारा पॉपुलेशन 35 करोड़ था, तब हम फीड नहीं कर पा रहे थे लोगों को, और आज हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ से,
एंड आज हम 21 कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, अगेन ड्यू टू बायो टेक्नोलॉजी। सेकेंड वाला पार्ट आपका किसका है? व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब